नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी घटना है जिसने पूरे भारत के दिल दहला के रख दिया था। एक ऐसी घटना, ऐसी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जैसा कि इस घटना, इस वारदात, इस कृत्य में हुआ था। वारदात की एक ऐसी घटना जिसने भी सुना उसका दिल, उसकी रूह दोनों ही कांप गई। घटना है 1 मई 2013 की। प्रीति राठी जो कि दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी, सुंदर लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था। नर्सिंग का कोर्स करने के बाद जो उसकी दिली ख्वाहिश थी वो मिलिट्री का जो नेवी ऑफिस होता है उसमें नौकरी करना चाहती थी, बतौर नर्सिंग ऑफिसर। जिसके लिए जब नौकरी निकली तो उसने आवेदन किया। आवेदन के बाद उसकी लगन, उसकी निष्ठा, जो उसने पढ़ाई की, पढ़ाई के आधार पर उसका सिलेक्शन हो गया। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश थे, अत्यंत खुश थे। इतना ज़्यादा खुश थे कि घर में पूरी तरह से खुशी का माहौल था। 2 मई को उसको ज्वाइन करने के लिए मुंबई जाना था। मुंबई का जो कोलाबा इलाका है, कोलाबा इलाके में जो मिलिट्री का, नेवी का ऑफिस है, वहाँ पर उसे सेक्शन डिविजनल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करना था। घर की लड़की थी, जवान लड़की थी, 23 साल की लड़की थी। ऐसे में घर से अकेले भेजना ठीक ना था। ऐसे में जब वो मुंबई जाने के लिए निकलती है तो उसके साथ में उसके पिताजी अमर सिंह राठी और उसके चाचा विनोद सिंह दहिया और उसकी चाची सुनीता दहिया भी उसके साथ उसको छोड़ने के लिए मुंबई साथ चलते हैं। सर्वप्रथम वो दिल्ली के जो निजामुद्दीन स्टेशन है वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस धीरे धीरे चलना प्रारंभ करती है। सभी लोग खुश थे, आपस में बात कर रहे थे और एक खुशी के माहौल में ट्रेन से जा रहे थे। लेकिन जब वो धीरे धीरे बातों का सिलसिला जारी रहता है तो देखते क्या हैं कि कोई लड़का है जो बार बार उनको इधर जाता है, उधर जाता है और बार बार घूरता है। वो चेहरे पर अंगोछा भी बांधे हुए हैं और सर पर कैप भी लगाए हुए हैं। लेकिन ट्रेन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रेन में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग आते जाते हैं, तो इस पर किसी ने ध्यान ना दिया और सभी लोग अपनी बातों में मशगूल रहते हैं। और बार बार वो लड़का आता है, जाता है और इधर उधर घूमता रहता है। 1-2 बार जो प्रीति है उसको शंका भी होती है, लेकिन विशेष शंका न होने की वजह से वह ध्यान नहीं देती है। धीरे धीरे सभी लोग, 1 मई की रात थी, सभी लोग सो जाते हैं और स्टेशन अपनी तीव्रता के आधार पर गाड़ी चलती रहती है। और सुबह, जैसा कि रात बदल चुकी थी, सुबह का समय हो जाता है और गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए चलती जा रही थी। गाड़ी जब बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर रुकती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको मुंबई में उतरना था, तो वो बांद्रा स्टेशन का ही टिकट लिया था। बांद्रा पर प्रीति राठी व उसका परिवार उतरता है और उतरकर अपना सामान वामान लेकर स्टेशन पर आता है और स्टेशन से अपने गंतव्य पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में ही पीछे से कोई एक अनजान व्यक्ति प्रीति राठी को हाथ लगाता है। जब प्रीति राठी को हाथ लगाता है तो जैसे ही पीछे उसको देखने के लिए मुड़ती है, वैसे ही एक डिब्बे से कोई तरल पदार्थ उसके ऊपर फेंक दिया जाता है। जब तरल पदार्थ उसके ऊपर फेंका जाता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार के रोने लगती है। ऐसे में वहाँ के जितनी भी भीड़ थी वो इकट्ठा हो जाती है। तो सभी लोग देखते हैं कि ऐसा क्या इसके ऊपर फेंक दिया गया है। वहीं पर एक लड़का था, समीर शेख।
समीर शेख जिसने फेंका था उसकी तरफ देखता है। पहले वो डिब्बे को उठाता है, जब डिब्बे को उठाता है तो देखता क्या है कि इसके ऊपर एसिड से अटैक किया गया है। वो जोर से चिल्लाता है, सलीम, सलमान भाई वो लड़का भाग रहा है, उसको बचाओ बचाओ, उसको पकड़ो उसको पकड़ो, ऐसी आवाज़ आती है और समीर भी उसके पीछे भागता है। लेकिन वो लड़का इतनी तीव्रता में था कि इधर उधर उधर करके वो गायब हो जाता है। उसके बाद समीर वापस आता है। वापस आने के बाद क्योंकि उसने भी डिब्बा उठाया था, उसके ऊपर भी कुछ एसिड की छींटें पड़ गई थी सब। और उधर जब वो चिल्ला रही थी उसके माता पिता उसका प्रयास करते हैं, जबकि उनके भी कहीं ना कहीं कुछ अवशेष लग जाते हैं, लेकिन वो अपनी परवाह न करते हुए अपनी बेटी की इस प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में रेलवे के अधिकारी, रेलवे पुलिस बल के अधिकारी सभी लोग आ जाते हैं और सर्वप्रथम उसे भाभा हॉस्पिटल ले जाना होता है। लेकिन भाभा हॉस्पिटल ना ले जाकर पहले उसे गुरु नानक, भाभा हॉस्पिटल में बर्न यूनिट ना होने की वजह से गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया जाता है और गुरु नानक हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है। धीरे धीरे इलाज चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा एसिड अटैक हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था, चेहरे में जगह जगह निशान हो गए थे, घाव हो गए थे, जिसमें उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। और गुरु नानक हॉस्पिटल में भी बेहतर बर्न यूनिट ना होने की वजह से उसको जो वहाँ का मसीना हॉस्पिटल था वहाँ ले जाया जाता है। मसीना हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से दिखाया जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ चली जाती है और चेहरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी, ना वो बोलने की स्थिति में रह गई थी, जलन अपनी चरम सीमा पर थी और उस जो दर्द हो रहा था उस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसके साथ हो रहा है होता है। एक कहावत है कि वो क्या जाने पीर पर आई जिसके पाँव न फटी बीमारी। मतलब इतनी निर्मम तरीके से एसिड का अटैक कि उसके पूरे शरीर को खराब कर देता है और चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। इलाज चल रहा था, पुलिस अपने तरीके से जांच शुरू करती है। जब पुलिस जांच कर रही थी तो सर्वप्रथम पंचनामा भर के पुलिस अपने तरह से जांच की शुरुआत करती है, लेकिन वहाँ पर किसी ने उस लड़के को देखा नहीं था, कोई उस लड़के को पहचानता नहीं था। पुलिस घटनास्थल पर भी जाती है, वहाँ लोगों के बयान भी दर्ज करती है और सभी से पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिल पाता है। ऐसे में पुलिस सोचती है क्यों ना एक बार प्रीति से ही बात कर ली जाए। वो प्रीति के पास आती है, लेकिन प्रीति कुछ भी बोलने में सक्षम न थी क्योंकि उसकी आवाज़ जा चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। तो ऐसी स्थिति को देखती है तो पुलिस उससे ज़्यादा परेशान करना उचित नहीं समझती है, लेकिन तब पर भी वो प्रीति से कहती है कि अगर तुमको किसी पर शक्का हो तो आप बताओ। तो प्रीति बताती है कि वो बोल तो सकती नहीं थी, लेकिन वो लिख के बोलती है कि सत्यम, अंकुर या पवन, इन 3 लड़कों में से किसी एक लड़के ने ही मेरे पर एसिड का अटैक किया है। अच्छा, उधर 4 मई को घटना जो कि 2 मई को हुई थी और 4 मई को जो प्रीति की बहन है उसके पास पवन का फोन आता है। पवन पूछता है कि प्रीति का क्या हाल है। तो जब तन्नू के पास जो प्रीति की बहन थी उसका फ़ोन आता है तो उसको भी लगता है कि किसी ने हालचाल नहीं पूछा, सिर्फ उसने ही हाल का चाल क्यों पूछा। ऐसे में तन्नू जो है अपने पापा श्री अमर सिंह राठी को बताती है कि पापा, पवन का फ़ोन आया था, वो प्रीति के बारे में पूछ रहा था। जैसा कि अमर सिंह भी पुलिस को बता देते हैं, तो पुलिस को भी लगता है कि हो सकता है कहीं ये पवन, जो प्रीति भी बोल रही थी कि पवन भी हो सकता है, तो पवन ही वो लड़का तो नहीं है। पुलिस जब पवन को उठाकर लाती है, उससे पूछताछ करती है, जो पुलिसिया पूछताछ करते होती है वो पुलिसिया पूछताछ करती है, लेकिन पवन कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इधर पूरे देश में कैंडल मार्च प्रीति के हत्यारों को
पकड़ने के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे। बहुत ही ज़्यादा देश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। ऐसे में धीरे धीरे उसका इलाज गुरु नानक के हॉस्पिटल में भी नहीं हो पाता है। फिर उसको बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। बॉम्बे हॉस्पिटल में भी उसका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से कराया जाता है। बेस्ट डॉक्टरों की एक यूनिट टीम बनाई जाती है और बेस्ट डॉक्टरों के जब उनका इलाज चल रहा था, ऐसे में एक बार उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है और 1 जून को दिल की धड़कन बंद होने से प्रीति इतने दिन का दंश झेलते हुए, इतने दिन की तड़प झेलते हुए, इतने दिन का कष्ट झेलते हुए ईश्वर को प्यारी हो जाती है। और जैसे ही उसकी मृत्यु की खबर देश में फैलती है, देश में पूरा भूचाल सा आ जाता है और जगह जगह धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च होने लगते हैं। 100 का पोस्टमार्टम करके पंचनामा भरकर 100 परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो परिवार वाले 100 को रखकर प्रदर्शन करने लगते हैं, CBCID से इसकी जांच करवाने की मांग करने लगते हैं। जैसा कि देश का घोर प्रदर्शन और लोगों की नाराज़गी, ऐसे देखते हुए ये केस CID को सौंप दिया जाता है। केस की जांच चलती है। पवन से पूछताछ हो रही थी। पवन ऐसे में उसके पिता पता लगाते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तो पवन मुंबई में था ही नहीं। जब पिता पता लगाते हैं तो पुलिस को भी लगता है कि पिता ने क्यों पता लगाया, लेकिन तो पिता की नाराज़गी बढ़ जाती है कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, वो निर्दोष या अन्य व्यक्ति को फंसा रही है, वो अपने केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहती है। ऐसे में ही केस CID को सौंपा जाता है। CID मुंबई की CID थी। जांच करने के लिए वो दिल्ली नरेला प्रीति राठी के घर आती है। प्रीति राठी के घर जब आती है तो अपने साक्ष्यों से, सबूतों से, आधारों पर और जो बात करती है तो उसे कहीं से ज्ञात होता है, कहीं पर एक अंकुर पवार का लड़का है जो प्रीति राठी के घर के बगल में ही रहता था। वो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। वो प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने साफ इनकार कर दिया। उसकी इनकार से वो उससे बहुत नाराज़ रहता था। उसको देख लेने की धमकी भी दी थी। ऐसे देख लेने की धमकी की वजह से उसको पुलिस का शक लगता है, हो सकता है कहीं अंकुर ने ही तो इस वारदात को इल्ज़ाम नहीं दिया है। ऐसे में CID अंकुर पवार को उठाती है और उठाकर मुंबई लाया जाता है। जब उससे पुलिसिया पूछताछ शुरू की जाती है तो टूट जाता है और बताता क्या है कि मैं और प्रीति पहले साथ में पढ़ते थे, मुझे प्रीति से प्यार था, मैंने प्रीति से बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन प्रीति ने साफ इनकार कर दिया और मेरी घोर बेइज्जती भी की, जिस बेइज्जती की वजह से मैं उसको सहन नहीं कर पाया और उसको देख लेने की धमकी दी। और जब मुझे पता चला कि प्रीति का सिलेक्शन नेवी में हो गया है तो मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो भी मेरे प्यार के बारे में जानते थे वो मुझे ताना देने लगे, जिससे मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान सा रहने लगा और मैंने उससे बदला लेने की ठानी। जैसा कि प्रीति जैसे ट्रेन पर ज्वाइन करने के लिए जा रही थी तो मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं इसको ज्वाइन नहीं करने दूंगा। ऐसे में मैं भी उसी ट्रेन से निकला और ट्रेन में मैं मौके की तलाश में था, बार बार देख रहा था, लेकिन रात में भीड़ ज़्यादा थी। रात में अगर मैं हमला करता तो कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाता। ट्रेन में तो पक्का ही पकड़ा जाता। ऐसे में मैं बाथरूम के पास भी गया था। बाथरूम के पास भी मैं सोच रहा था कि प्रीति आएगी तो मैं उसके ऊपर एसिड अटैक करके और डिब्बे से डिब्बे भाग जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर मौका नहीं मिल पाया। 2 मई को जब सभी लोग स्टेशन पर उतरे तो मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने एसिड का अटैक कर दिया। एसिड अटैक के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, समीर, सलीम और सलमान ये तीनों लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उनको दौड़ाया भी था, लेकिन मैं वहाँ से बचाकर भाग निकला। अब समीर को पकड़ा गया
उसके अब साक्ष्यों और सबूतों को इकट्ठा करना बहुत बड़ा कार्य था। ऐसे में सीबीआई सीआईडी जांच करती है कि इसकी लोकेशन उस समय कहाँ थी। तो लोकेशन इसकी 1 मई को निजामुद्दीन स्टेशन पर थी, 2 मई को बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर थी। लोकेशन निकलवाई जाती है। फिर दूसरा सवाल होता है कि इसने तेजाब कहाँ से खरीदा था। तो पता चलता है कि तेज बहादुर दिल्ली में एक व्यक्ति है जो तेजाब का व्यवसाय करता है, और इसने बताया था कि मैंने अंकुर बैटरी के नाम से एक बैटरी की दुकान खोली है, मैं आपसे बहुत सा तेजाब लूँगा और पहले नमूने के तौर पर मुझे 2 लीटर तेजाब दे दो, 1-2 लीटर तेजाब दे दो। तो उसने उस लालच व प्रलोभन में कि हमारी दुकान से तेजाब खरीदेगा, उसने एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में उसको तेजाब नमूने के तौर पर दे दिया। उससे उसके बयान दर्ज किए जाते हैं तेज बहादुर के, और जो डिब्बा समीर ने उठाया था वो डिब्बे से और उसके डिब्बे से मिलान और बयानों के आधार पर जांच पड़ताल की जाती है। फिर ये सारे साक्ष्यों सबूतों और गवाहों के आधार पर अंकुर पवार को सामने प्रस्तुत करने के लिए लाया जाता है, जिससे उसकी पहचान हो सके। तो समीर शेख, सलमान शेख और सलीम शेख, तीनों लोग व कुछ अन्य लोग इसकी पहचान भी करते हैं, क्योंकि जब ये भाग रहा था तो इसका तौलिया एक बार मुंह से हट गया था, तो थोड़ा थोड़ा समीर ने इसकी चेहरा भी देखा था। तो 6-7 लोगों के बीच में इसको खड़ा किया जाता है, पहचान करते हैं, और एक व्यक्ति पवन भी था, वो भी इसकी पहचान करता है, उसने भी देखा था। 36 गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं और इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 326 के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया जाता है। जेल में जो मुंबई सत्र न्यायालय है, इसमें मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद सभी गवाहों, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अंकुर पवार जब फांसी की सज़ा पाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं पर भी ना कोई सिकन थी, ना कोई दर्द था, ना कोई गम था। वो बहुत खुश था और ऐसा अपनी खुशी जाहिर कर रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया। इतनी क्रूर तरीके से एक शिक्षित और कल का भविष्य लड़की उसके चेहरे पर तेजाब होकर उसको मार देता है और उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आती है। ऐसे में जज भी एक कमेंट करता है, जज साहब भी एक कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ऐसी क्रूर हत्या की है, ऐसा क्रूर कार्य किया है कि अगर प्रीति अपना चेहरा पहले दिन ही कहीं शीशे में देख लेती तो वो मर जाती, और तुमने इतना क्रूर कृत्य किया है कि इसमें माफ़ी की कोई भी वो है ही नहीं कि तुमको माफ़ी दी जाए, और उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब फांसी की सज़ा होती है तो वो इसके लिए अपनी अपील मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल करता है। मुंबई हाई कोर्ट में ये जो केस था, ये बीपी धर्माधिकारी और पीडी नायक, जो माननीय जज न्यायमूर्ति इस केस की विवेचना कर रहे थे, इस केस की समीक्षा कर रहे थे, इस केस को देख रहे थे, वो वकीलों के आधार पर इस फांसी को उम्र कैद में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली मुंबई की घटना थी जिसने पूरे भारत देश को हिला के रख दिया था। मैं और मेरा दिल ऐसी घटना की क्रूर निंदा करता है, और ये ऐसे नवयुवकों से कहता है कि अगर प्यार नहीं मिल पाता तो किसी की बहन बेटियों के ऊपर इतना ज़्यादा घृणित कृत्य न किया जाए। विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करता है, क्योंकि ये आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, आप भी कहीं ना कहीं कोई उनके साथ इस तरह की घटना कर दे, यह घटना बहुत ही निंदनीय है। अगर प्रीति राठी केस की समीक्षा मेरे द्वारा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।